हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस द 24/7। दिस अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर करने वाले हम हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पर एक क्विक रिवीजन लेकर जाएंगे ताकि हम अपने इस पूरे चैप्टर को रिकॉल कर पाए, अच्छी से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाए, जिसके बिहाफ पर हमारे जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो वो हम उसको अच्छे से फ्रेम कर सके। क्लियर है? तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने नियर डियर के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या किनशिप, कास्ट एंड क्लास का माइंड मैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या था। तो यहां पर हम बात करें कि ये जो टाइम पीरियड था वो 600 बीसी से 600 सीई का टाइम पीरियड था, जहां पर अर्ली सोसाइटीज जो है वो बनेंगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट दी गई है। पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेदास मेंशन अबाउट द डिवीजन ऑफ द। तो इसमें पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेदास, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें क्या मिला है, हमें सोसाइटी का डिवीजन बताया हुआ है। राइट, तो किस तरह से सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये हमें जो है कहां पर मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा मृच्छकटिका वाज रिटन बाय द शूद्रक, जो कि 4th सेंचुरी में लिखा हुआ था। इसमें एक राजा की लव स्टोरी बताई गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, फैमिली की। तो इसमें फैमिली क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। तो फैमिली क्या होती है बच्चे, फैमिली मेंबर का एक क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किनफॉक, पीपल हु आर, अब ये किनफॉक क्या होता है, पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड एंड शेयर द कॉमन एंसेस्टर। तो जिनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा जो हमारे रिलेटिव्स भी हो गए है ना, जैसे ताया, मामा, फूफा, चाची, ये सब हो गए ना। तो ये सारे रिलेटिव्स जो हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ द फैमिली दैट इज कॉल्ड किनशिप, और ग्रुप ऑफ द मेंबर दैट इज कॉल्ड फैमिली। क्लियर है? अब हम बात क्या करते हैं, गोत्र के ऊपर बात करते हैं। तो हिंदुओं में आपको पता है कि गोत्र की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हिंदू क्लान ट्रेसिंग इट्स द पैटर्नल लाइनेज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, यूजुअली अ सन और द सेम। अब ये गोत्र क्या होते हैं, बहुत ही जो बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उन्हीं के नाम पर ही ये गोत्र वाला सिस्टम चलता आ रहा है। राइट, तो हिंदू समाज में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। अब क्या होता है कि जाति क्या होती हैं, सब ग्रुप ऑफ द वर्णास वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। तो जो ऑक्यूपेशन के बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया था तो उसको क्या कहा जाता है, जाति कहा जाता है। तो जाति जो है वो लिमिटेड नहीं होती है, लेकिन हाँ वर्ण जो है वो 4 ही फिक्स किए गए थे, जाति कितनी भी हो सकती है। राइट, उसके अलावा बात करेंगे हम पैतलिनी क्या होता है। राइट, पैतलिनी क्या होता है, मैथिलिनी क्या होता है। पैतलिनी होता है जो फादर के वंश को बताने वाला। तो पैतृलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। तो इस तरीके से क्या बताया गया है, इस तरीके से बताया गया है कि ये पैतृलिनी सिस्टम होता है। मैथिलिनी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मदर के वंश को बताया जाए, है ना, जिसमें मदर के वंश का पता लगाया जाए कि ये कौन से वंश से बिलोंग करता है। तो मदर साइड से मैथिलिनी और फादर साइड से पैतृलिनी। ठीक है, पैतृलिनी के अकॉर्डिंग हिंदू समाज में जो है वो रूल चलता है कि फादर के बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटों की होती है, बेटी की नहीं होती है। खैर आज तो ये सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन पहले ऐसे होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, राइट ऑक्यूपेशन की। तो राइट ऑक्यूपेशन पे हम बात करते हैं कि ब्राह्मणास। तो 4 कैटेगरीज बना दी गई थी। ब्राह्मणों का काम होता था वेदों को स्टडी करना, टीच करना। इसके अलावा क्षत्रियों का काम होता था वॉरफेयर में एंगेज रहना, और वैश्यों का काम होता था एग्रीकल्चर करना, पैस्टोरलिज्म करना और ट्रेड करना। शूद्र का काम होता था अपने से ऊपर की 3 कैटेगरीज को अपनी सर्विसेज देना। अब हम बात करते हैं किसकी, मैरिज टाइप्स एंड द रूल फ्रॉम द मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो रूल्स दिए गए उसके बारे में, और हम मैरिज के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। 8 टाइप की यहाँ पर मैरिज बताई गई है। ठीक है, जिसको 4 को गुड कंसिडर किया गया, 4 को बैड में कंसिडर किया गया है। राइट, तो गुड में कौन कौन से यहाँ पर मैरिज के टाइप्स बताए गए, ब्रह्म है, दैव्या है, और अर्श है, और प्रजापति, इनको गुड बताया गया है। 4 वर कंसिडर एज द बैड, फॉर एग्जाम्पल असुर, गंधर्व, पिशाची और द क्या था, राक्षसे। तो रूल्स अब क्या है, यहाँ पर मैरिज रूल्स बताए गए हैं कि विमेन के बारे में बोला जाता था कि शादी के दौरान जब शादी हो रही होती है तो वो अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देगी और हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेगी। सेम गोत्र में लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहन भाई माने जाते हैं। तो ये रूल्स थे। इसके अलावा एंडोगैमी की बात करते हैं। तो एंडोगैमी क्या होता है, एंडोगैमी होता है बच्चे जो विद इन द यूनिट जो शादी होती है ना रिश्तेदारों वगैरह में, तो विद इन द यूनिट जो होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोगैमी। एक्सोगैमी जो यूनिट से बाहर शादी होती है, फॉर एग्जांपल आपके लव मैरिज, तो जो अलग अलग लड़का लड़की अलग अलग उसके होते हैं, कास्ट के होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सोगैमी कहा जाता है।
यहाँ पर पॉलीगेमी की बात करेंगे। पॉलीगेमी का मतलब, पॉलीगेमी का मतलब होता है कि एक मैन होता है, उसकी एक से अधिक पत्नियां होती है, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीगेमी कहा जाता है। उसके अलावा पॉलीएंड्री होता है, जिसमें एक वाइफ होती है, उसके मोर देन वन हस्बैंड होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका द्रौपदी। नेक्स्ट आता है आपके पास महाभारत। तो महाभारत के बारे में यहाँ पर पूरे मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर वो महाभारत के ऊपर ही बेस्ड है। तो महाभारत के ऊपर बात करते हैं हम। कुरु जनपद कैपिटल ऑफ द हस्तिनापुर। तो ये क्या था? कुरु जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, तो वो कुरु फैमिली थी। कौरव और पांडव कुरु फैमिली से बिलोंग किया करते थे। और इस कुरु जनपद की जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर थी। इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर द लैंड पावर द। तो ये दोनों के बीच में, कौरव पांडव के बीच में लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई थी पावर की, लड़ाई थी लैंड की। ठीक है, कि कौन किसके पास कितनी पावर होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसमें वर्सेसेस कितने हैं? तो मोर देन 1 लाख वर्सेसेस है। कंपोज, ये कब कंपोज की गई थी? 1000 BCE। डिस्क्रिप्शन बैटल, इसमें किन किन चीजों के बारे में बताया गया है? तो इसमें बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, प्लेसेस, सेटलमेंट एटसेट्रा। अब इसकी ओरिजिनल स्टोरी जो है वो माना जाता है कि जो चैरिएटर थे, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, तो हो सकता है ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो उन्होंने ही लिखी हो, जिसको क्या किया जाता है? सुताज कहा जाता है। इसमें 2 बोर्ड कैटेगरीज थी, 2 बोर्ड्स हेड थे, जो एक होता है नरेटिव और दूसरा क्या होता है? डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हम जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, प्लान करते हैं, और 1 बाय 1 उसके स्टेप के अकॉर्डिंग, हम उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, तो उसको क्या किया जाता है? उसको जो मेंशन किया जाता है उसको डिडक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, और इसकी लैंग्वेज जो थी महाभारत की वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है वो VS शुकांतकर और उनकी टीम ने 1919 में इसको स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम ये क्रिटिकल एडिशन क्या होता है? क्रिटिकल एडिशन का मतलब होता है कि जब ये ओरिजिनल महाभारत लिखी गई तो क्या वाकई में वो चीजें हुई थी वहां पर? तो हम एक ही बुक से हम इसको इस पे रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते कि वाकई में ये सारी चीजें हुई थी। तो इसको अलग अलग जगहों से, अलग अलग कहीं से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाएगा, तब वो जाकर के प्रूफ एक साबित होगा कि जो भी ओरिजिनल महाभारत लिखी गई थी, तो उसके जो भी उसमें मेंशन किया गया, क्या वो बाकी के अदर बुक्स में या फिर हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन उनसे मिलती है, नहीं मिलती है। तो ये काम का जो बेड़ा है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसने उठाई थी? वो VS शुकांतकर और उनकी टीम ने उठाई थी। तब जाकर इसका क्रिटिकल एडिशन तैयार होता है, और क्रिटिकल एडिशन को तैयार होने में पूरे 47 ईयर्स लगे थे। राइट, तो ये क्वेश्चन भी आता है, पूरे 47 ईयर्स लगे थे। तो इसको एक डायनामिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग ना सिर्फ संस्कृत तक ही सीमित रही, बल्कि इसको दुनिया के लगभग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है, और आगे भी चलता रहेगा। तो पता नहीं कितनी और लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन होगा। राइट, परफॉर्मिंग द आर्ट्स, प्ले, डांस, और इसमें क्या क्या बताया गया है महाभारत में? तो इसमें जो है वो प्लेस के बारे में, डांस के बारे में, अदर काइंड्स ऑफ द नरेशन, तो बहुत सारी चीजों के बारे में महाभारत में बताया गया है। नेक्स्ट आता है डिडक्टेड रेफर टू समथिंग दैट मीन फॉर पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा ना, डिडक्टेड क्या होता है? समथिंग दैट इज मीन फॉर द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती है इस तरीके से इसमें बताया गया, उसको डिडक्टिक कहा जाता है। नॉन क्षत्रिय किंग, अब ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, इसके अलावा किसी और जाति के राजा नहीं हो सकते थे, लेकिन जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी, जो राजा बन सकते थे, तो वो राजा बने, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे। अब इसमें बताया गया एग्जाम्पल के रूप में, जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को झूठा साबित किया। मौर्य जो थे, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है कि वो लोग क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बताता है कि वो लोग लो ओरिजिन से थे। शुंग जो थे, शुंग और कन्वाज जो थे, वो ब्राह्मण थे। शक आए थे सेंट्रल एशिया से, वो उनको क्या कहा गया? उनको मलेच्छा कहा गया। ठीक है, मलेच्छा, जिनको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती, दैट इज कॉल्ड मलेच्छा अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बुक। सातवाहन जो थे, ये भी क्या थे? ब्राह्मण थे। बियॉन्ड द वर्नास, अब बियॉन्ड द वर्नास में क्या करेंगे? निषाद थे। अब निषाद कौन होते हैं? जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दोगे आप किसका? एकलव्य का। मलेच्छास नॉन संस्कृत, मलेच्छा किसको बोला जाता है बच्चे? जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस होती हैं, जो
संस्कृत बोलना पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं और जो आउटसाइडर होते हैं, है ना, वो इंडिया के नेटिव्स नहीं होते, उनको मलेच्छा कहा जाता है। अनटचेबल्स, चांडाल, पॉल्यूटिंग पीपल। तो अनटचेबल्स और चांडाल्स को एक पॉलिटिक पीपल बोला गया है। पॉल्यूटेड पीपल क्यों बोला गया है? क्योंकि उनको बहुत ही डिप्राइव किया गया था, उनको बहुत अलग रखा जाता था, उनकी परछाई तक नहीं पड़ने दिया जाते थे, टच होने मात्र से अपने आप को पवित्र समझते, इसीलिए इनको अनटचेबल्स बोला गया है और इनको गांव से बहुत दूर रखा जाता था। इनके बारे में बोला जाता था, चांडाल्स के बारे में, कि तुम्हारी ये ड्यूटी जो है वो फिक्स कर दी गई है। और ये जो ड्यूटीज थी वो मनुस्मृति में भी हमें मेंशन की हुई मिली कि उनको गांव से बाहर रहना है। जो भी डेड बॉडीज के साथ में जो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, वो कपड़े उनको पहनने पड़ेंगे। जो गांव वाले जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स होते हैं, जो रफ हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, वो वाले बर्तनों को यूज करेंगे। साथ साथ में उनको बोला गया था कि तुम्हें किसी और मेटल की ज्वेलरी नहीं पहननी, सिर्फ तुम्हें आयरन मेटल की ही ज्वेलरी पहननी है। जेंडर एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर राइट किसको था? प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर जो राइट होता था वो पूरा का पूरा बेटे का होता था। तो फादर की डेथ के बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है उनके बेटों में बट जाया करती थी। जो स्पेशल शेयर होता था वो बड़े बेटे का होता था, क्योंकि वो घर का बड़ा था, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती थी, तो इसलिए वो शेयर ज्यादा दे दिया जाता था। अब व्हाट अबाउट विमेन? विमेन को किस तरह से धन दिया जाएगा? तो वो स्त्री धन के रूप में दिया जाएगा। लड़की को शादी के दौरान जो उनकी पेरेंट्स की तरफ से जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं वो लड़की का अपना होता है, जिसको स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, इसको इसके इन-लॉज वगैरह भी नहीं इसको छीन सकते हैं। एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनारियो, ठीक है, शेयरिंग द वेल्थ। तो इसके अलावा क्या सिनेरियो था? शेयरिंग द वेल्थ इन द तमिल संगम एंथोलॉजीज ऑफन द इल्यूमिनेट द सोशल एंड द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसके अलावा 1951-52 के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल, एग्जिबिटेड एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने 1951-52 में बीबी लाल ने हस्तिनापुर के जो वहां पर जो पहले थे वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे घर, लेकिन उसके बाद वाला जो फेसेस था, यानी कि जो उसके बाद डिस्ट्रॉय होने के बाद जो दोबारा घर बने, तो उसके एविडेंसेस मिले और वहां से काफी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करी। नेक्स्ट पर लास्ट में बात करते हैं हम कि एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस, सोशल डिफरेंसेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन अ मिथ फाउंड अ टेक्स्ट नोन एज द सुत पिटक। तो इसमें बताया गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द किनशिप वाज बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सुत पिटक है, इसमें बताया गया है कि पहले जब इंसान था ना, तो उसमें किसी तरह की जो एक ग्रीडीनेस जो थी, लालच जो था, वो नहीं था। लोग पहले आराम से रहते थे, जैसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा। लेकिन ये सोशल जो कैटेगरीज हैं, ये भगवान ने थोड़ी बनाई है। ब्राह्मण कहता है कि ये हमारी बनाई हुई नहीं, ये तो भगवान की तरफ से बनी हुई है। लेकिन एक ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है, ये कहता है कि ये तो इंसानों ने बनाई है, तो इसको चेंज भी तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन अ मिथ फाउंड इन अ टेक्स्ट नोन एज द सुत पिटक, The institution of the kinship was based on the human choice। तो ये जो kinship बनाए गए हैं, ये human की अपनी choice है, with the टैक्स एज अ फॉर्म ऑफ द पेमेंट ऑफ द सर्विसेज। तो जैसे जैसे राजा बने तो उनके अंदर एक लालच आने लगा, वो टैक्सेस को कलेक्ट करने लगे, फिर उससे डेवलपमेंट होने लगी। तो ये लेना देना बढ़ना, व्यापार डेवलप करना, ये सारा का सारा राजा के साथ ही होता था। ह्यूमन बीइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस सिस्टम। केवल इंसान ही इस तरह के सिस्टम को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। दे कुड ऑल्सो चेंज इट फ्यूचर। अगर वो चाहे तो फ्यूचर में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने बनाई होती तो वो तो चेंज होता ही नहीं ना। जो नेचर बना दिया एक बार भगवान ने, वो तो चेंज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एविडेंस दिया गया वो सुत पिटक में दिया गया था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर आप इसको पीडीएफ में की फॉर्म में लेना चाहते हो तो आपको ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर वहां पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर पीडीएफ तो मिलेगी, साथ में हर एक टीचर की कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, वहां पर मेरी जाकर के कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो वहां पर बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, राइट। और अब आने वाले एग्जाम सीयूईटी के लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे किसी भी प्रीमियम बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। ठीक है, ये है हमारा आर्ट्स का महापैक और ये है आर्ट्स का अर्जुन 2.0 बैच। तो आप किसी में भी एनरोल कीजिए। ये है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र को कैसे करना है? जैसे आप अड्डा 24/7 की आपको डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ जो है इस ब्रह्मास्त्र में मिलेगी, है ना, और वो भी 0 रुपीज पे। ठीक है, तो जल्दी से जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा एक बूस्ट कीजिए, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।